नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां योगी ने गोला में खीरी लोकसभा सीट के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार की 5 सीटों पर हार तय है। पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था अभी, उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे। देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं, लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे, एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। के बयान को आप सुन रहे थे। लखीमपुर खीरी में उन्होंने टेनी के समर्थन में एक जनसभा की, लोगों से वोटों की अपील की है। वह इस दौरान वो समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमलावर नजर आए और उन्होंने कहा कि इस बार जिन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के परिवार के सदस्य उतरे हैं, चुनावी मैदान में दमखम दिखा रहे हैं, वो सभी 5 सीटें भी वो हारने वाले हैं। और लखीमपुर खीरी में तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे ये तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी सरकार के समय आपने देखा होगा कि हर दूसरे एक दिन दंगा होता था, रोज कर्फ्यू लगता था, व्यापारी और बेटी दोनों असुरक्षित थे। प्रदेश में उस समय किस प्रकार की अराजकता थी, ये किसी से छिपी नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का वक्त भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया और साथ ही साथ अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबोधित किया है। रुख करेंगे अनुराग का, जो ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ बड़े आरोप आज सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया पर लगाते हुए नजर आए? समाजवादी पार्टी दोनों पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे। आप देखिए, अमेठी और रायबरेली के लिए काफी रस्साकसी होती रही, उसके बाद रायबरेली से राहुल गांधी आए। इसी तरह आप देखेंगे समाजवादी पार्टी में उनका पूरा कुनबा इस बार चुनाव लड़ा। अब जो अक्षय यादव हो या फिर धर्मेंद्र यादव हो, डिम्पल यादव हो, अखिलेश यादव हो, ये सभी के सभी मैदान में हैं और इन सभी सीटों को लेकर के ही बीजेपी ने ये दावा किया है, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 5 सीटें ये हारने वाले। अच्छा अनुराग, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा तो कर दिया है, इन दावों में दम कितना नजर आ रहा है? क्योंकि किसी भी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाना इतना आसान नहीं होता है। तो जब आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मन से खुलेआम ये दावा किया है कि जिन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी परिवार के सदस्य उतरे हुए हैं, वो सभी 5 सीटों पर उनकी हार तय है, तो क्या आधार है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने जो कद्दावर नेता खड़े किए हैं, चाहे बदायूं हो, फिरोजाबाद हो, कन्नौज हो या फिर आजमगढ़ हो, या आप देखें इन सारे सीटों पर कहीं ना कहीं मुकाबला टक्कर का है, क्लोज फाइट है। क्योंकि मैनपुरी में भी जिस तरीके से डिम्पल यादव का मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी से है, जो कि मंत्री है खुद का खुद, तो ऐसे में जगीर सिंह की बात करें या फिर कन्नौज की बात करें, कन्नौज में अखिलेश यादव का मुकाबला सुगत पाठक से है, जो कि मौजूदा वर्तमान सांसद है। तो ऐसे में उनकी पकड़ कहीं भी कमजोर होती नहीं दिखती। ये सारे जो मैंने नाम गिनाए हैं, चाहे बदायूं की बात कर लें या फिर आपके फिरोजाबाद की या कन्नौज की बात कर लें, ये सारे के सारे यादव बेल्ट में जमाने में आते थे। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने काफी मेहनत करके बूथ लेवल पॉलिटिक्स को मजबूत किया है, कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूंक की है, तो इसको लेकर के अब ये दावा कर रहे हैं कि ये 5 सीटें जो है इस बार समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलने जा रहे हैं। अच्छा अनुराग, देखिए जो चुनाव दर चुनाव अगर हम बात करें तो मुद्दे बदल रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे लोकसभा सीट कोई भी हो, लेकिन रायबरेली और अमेठी का जिक्र लगातार करते हैं। इसके पीछे संदेश देने की क्या कोशिश की जा रही है कि लोकसभा क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली पर वो कांग्रेस पर तंज कसते हैं? बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से अमेठी से राहुल गांधी की लड़ने की बात थी और राहुल गांधी तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पहले इनको रायबरेली से टिकट दिया गया और रायबरेली से नामांकन करते दिखाई दिए। तो साफ तौर पे जिस तरीके से अमेठी उन्होंने छोड़ा है, एक तरीके से स्मृति ईरानी और ज्यादा मजबूत बनी।
ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने किशोरी लाल जैसे कमजोर नेता को वहां पे उतारा है, लेकिन ये भी जरूर है कि स्मृति ईरानी का कद बढ़ गया है। 2019 में जिस तरीके से राहुल गांधी उन्होंने पटकनी दी, वो यहाँ से साउथ चले गए, नॉर्थ बेल्ट की तरफ देखा ही नहीं उन्होंने, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि अमेठी में कहीं भी ये जो स्मृति ईरानी है अपना एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा बन के उभरी। किशोरी लाल की बात की जाए, किशोरी लाल अमेठी और रायबरेली के बीच दौड़ते रहे, लोगों के चाणक्य बने रहे, सोनिया गांधी के चाणक्य थे, राहुल गांधी के लिए भी काम करते रहे, राजीव गांधी के समय से जुड़े हैं। लेकिन अब किशोरी लाल की पकड़ इतनी नहीं है, इतनी मजबूत पकड़ नहीं जितनी स्मृति ईरानी ने बना रखी है। आप देखिए यूपी से लेकर दिल्ली तक उनकी पूछ होती है। किशोरी लाल ने जिस दिन से नामांकन किया है उसके बाद से वो कहीं नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, देखिए अनुराग, सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी पहुंचे, यहाँ से लगातार टेनी चुनाव जीत रहे हैं और जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन लगातार किसानों के मुद्दे पर तमाम जो विपक्षी दल है वो बीजेपी पर हमलावर है और टेनी के बेटे पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। तिकुनिया कांड सभी को याद है। तो क्या ये मुद्दा इस बार लखीमपुर खीरी में हावी होता हुआ नजर आ सकता है? सिर्फ इसी मुद्दे को ही कमजोर बनाने के लिए सीएम जो आदित्यनाथ हैं उन्होंने इस तरह के दावे करना शुरू किया और तमाम उपलब्धियां गिनाई कि हमने कानून व्यवस्था पे कैसे नकेल कसी। इस तरीके से वो जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, विपक्ष को कहीं ना कहीं रामद्रोही बता रहे हैं। तो साफ तौर पे ये मुद्दा सामने ना आ जाए, तो ये बात ना करें कि टेनी के बेटे ने किस तरह के कांड किया, किसानों के ऊपर कैसे गाड़ी चढ़ा दी गई, ये सबके सामने है। लेकिन इस कांड किसी को याद ना आ जाए, इसको छुपाने के लिए, इसके पीछे पर्दा डालने के लिए तमाम तरह के वादे और दावे करते यहाँ पर सीएम योगी नजर आए। लेकिन एक बात तो साफ है कि सीएम योगी के पास पिनाने के लिए तमाम बातें हैं, क्योंकि पीएम मोदी पिछले 10 साल से सत्ता में है, तमाम उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में कहीं से भी बीजेपी कमजोर नजर नहीं आती लखीमपुर खीरी से, क्योंकि मौजूदा वक्त में भी सांसद हैं। तो जाहिर तौर पे अब ये इस तरह के जो वादे और दावे किए जाते हैं, मुद्दों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है ताकि उस असल मुद्दे तक लोग ना पहुंच सकें। और जिस तरह की बयानबाजी इस बार देखने को मिल रही है, ये पहले किसी लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अनुराग इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी वैतरणी को पार लगाने के लिए पूरा दमखम दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव ने बहराइच में एक जनसभा की, जहां उन्होंने बीजेपी पर एक बार फिर से आरक्षण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश इस दौरान ये बोलते हुए नजर आए कि जिस तरह से अग्निवीर नौकरी की है, वैसे ही सब सरकारी नौकरी प्राइवेट और आउटसोर्स से भरेंगे, ये बीजेपी वाले हैं। अखिलेश यादव ये तक कहते हुए नजर आए कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे आपके संविधान और आरक्षण को छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं। जिस तरीके से अग्निवीर की 4 साल की नौकरी हुई है, ये सरकारी नौकरियां जो हुई हैं ये सब आउटसोर्स कर देंगे, सब प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। और अगर प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो बताओ हमारा और आपका संविधान से दिया हुआ आरक्षण को ये छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं। जो हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, उस संविधान के तहत हमें अधिकार मिलता है, न्याय मिलता है, उसी के तहत हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बराबरी का मौका मिलता है। बताओ ये सरकार संविधान को बदलना चाहती है कि नहीं बदलना चाहती है? मैं अपने साथियों को भरोसा दिला रहा हूं, बीजेपी के लोग कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे वो 400 पार का नारा लगा लें, लेकिन हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग जो संविधान बदलना चाहते हैं, उन सबको बदल करके हम लोग उनका। तो अखिलेश यादव एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर नजर आए। इसके साथ ही एक बार फिर से उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वापस आती है तो लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जाएगा। और एक बार फिर से अखिलेश यादव को वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर सियासी तापमान बढ़ चुका है। तरीके से अग्निवीर की 4 साल की नौकरी हुई है, ये सरकारी नौकरियां जो हुई हैं ये सब आउटसोर्स कर देंगे, सब प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। और अगर प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो बताओ हमारा और आपका संविधान से दिया हुआ आरक्षण को ये छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं। जो हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, उस संविधान के तहत हमें अधिकार मिलता है, न्याय मिलता है,
उसी के तहत हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बराबरी का मौका मिलता है। बताओ, ये सरकार संविधान को बदलना चाहती है कि नहीं बदलना चाहती है? मैं अपने साथियों को भरोसा दिला रहा हूं, बीजेपी के लोग कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे वो 400 पार का नारा लगा लें, लेकिन हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग जो संविधान बदलना चाहते हैं, उन सबको बदल करके हम लोग उनका ये तमाम बड़ी बातें आज अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कही हैं। इस दौरान अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमलावर नजर आए। जहां एक तरफ लखीमपुर खीरी में सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए, तो वही जनपद दूसरा था, लेकिन बातें वही कही गई हैं। मंच पर अखिलेश यादव आज जब खड़े हुए अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे, तो इस दौरान आरक्षण पर जबरदस्त तरीके से कलेश होता हुआ नजर आया है। देखिए, लोकसभा के 3 चरण के चुनाव बीत चुके हैं। आने वाले चरण के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। पार्टियां अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति को तैयार कर रही हैं। पार्टियों की तरफ से आने वाले कुछ दिनों का पूरी तरीके से प्लान भी तैयार हो चुका है। ऐसे में अब बाराबंकी में सभी पार्टियों के दिग्गजों का जमावड़ा भी लगने लगा है। जहां एक तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता बाराबंकी में जनसभा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल, अखिलेश समेत प्रियंका गांधी भी रायबरेली में हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। तो अब बारी है चौथे और पांचवें चरण की, और चौथे और पांचवें चरण के लिए हर एक पार्टी का दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में जुट चुका है। इसी बीच यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में भी हर एक पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में जहां बाराबंकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचेंगे, तो वही विपक्षी दल भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और हो सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी बाराबंकी पहुंचे, लोगों से मुखातिब हो और इस दौरान अपने समर्थन में बड़े पैमाने पर लोगों से अपील करते हुए भी नजर आ सकते हैं। वहीं अब बात रायबरेली और अमेठी सीट की। यहां के रण में प्रियंका सामने से फाइट करती नजर आ रही हैं। इसको लेकर उन्होंने फुल प्लान तैयार कर लिया है। उनकी 40 सदस्यीय टीम ने दोनों जगह डेरा डाल दिया है। खुद प्रियंका गांधी दिन और रात में प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं प्रियंका रात के अंधेरे में जब प्रचार कर रही थी, तब लोगों ने अपने मोबाइल फोन की लाइट जलाकर उन्हें सुना। वो गलियों में घूम रही हैं, नुक्कड़ों पर भाषण दे रही हैं। वो गाड़ी के ऊपर कभी बैठी दिखती हैं, कभी खड़ी रहकर लोगों को संबोधित करती हैं। देखिए, अब रायबरेली के रण में प्रियंका गांधी वाड्रा पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है। रुक करेंगे अभिनव का, जो ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अभिनव, प्रियंका गांधी वाड्रा तो पूरी तरीके से चुनावी मैदान में सक्रिय हो चुकी हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, जनता के बीच पहुंच रही है। कभी वो लोगों के फोन के मोबाइल की रोशनी में जनसभा कर रही है, लेकिन बीजेपी का दिग्गज नेता आखिर अभी तक रायबरेली क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? बिल्कुल, देखिए रायबरेली में प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और कल भी हम लोगों ने देखा किस प्रकार से प्रियंका गांधी ने रात में एक पूरा रोड शो किया। और इसके अलावा आज सुबह से फिर से जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हैं, वो लगातार सक्रिय देखी जा रही हैं। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी अपने कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं, उनके भाई राहुल गांधी, उनके लिए लगातार चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। आपको बता दें कि अमेठी रायबरेली दोनों को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछली बार अमेठी में कांग्रेस पार्टी जो है वो हार गई थी। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने चुनाव हरा दिया था। तो इस बार और मेहनत से जो कांग्रेस पार्टी है वो इस बार अपनी दोनों सीटों को वापस बचाना चाह रही है। इसीलिए देखिए रायबरेली में जहां से राहुल गांधी लड़ गए हैं, वहां से लगातार प्रियंका गांधी सक्रिय नजर आ रही हैं। और अमेठी भी वो जाके किसी भी दिन प्रचार कर सकती है। किशोरीलाल शर्मा के समर्थन में वो जनता से जो मतदान की अपील करेगी। भाजपा की बात करें तो भाजपा का अब तक कोई बड़ा नेता वहां पे देखिए दिखाई नहीं दिया है। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जरूर गए थे जिस दिन नामांकन था बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह का, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस के गढ़ में पिछली बार बीजेपी ने घेरने की कोशिश की, वो ताकत अब तक बीजेपी लगाती हुई रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीट पे नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कब तक
बीजेपी का कोई बड़ा नेता जाके अमेठी या रायबरेली में चुनाव प्रचार करता है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी का कोई बड़ा नेता अमेठी और रायबरेली जाएगा, वैसे ही जो चुनावी वहां का समीकरण है वो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा और एक कांटे का मुकाबला अमेठी लोकसभा सीट पर खासकर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्मृति बिल्कुल ईरानी आपने ने ठीक कहा, यहाँ लेकिन देखिए अभिनव, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है और ये बात भी तय है कि राहुल गांधी उतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि अगर कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़ा होता है तो वो ज्यादा सक्रिय नजर आता है। चूंकि राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगातार अब यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगर दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं तो वो रायबरेली को छोड़ देंगे। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में सक्रिय है कि अगर उपचुनाव होता है तो यहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में होंगी, क्योंकि जयराम रमेश ने भी कहीं ना कहीं इशारों इशारों में एक ट्वीट किया था। बिल्कुल, देखिए इसकी संभावनाएं जरूर हैं, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से भी इस बार चुनाव लड़ चुके हैं और वहां से भी उनके जीतने की संभावनाएं अधिक है। और रायबरेली में तो वो अपना गढ़ बचाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे ही हैं। लेकिन राहुल अगर यूपी की इस सीट को छोड़ेंगे तो सबसे बड़ा सवाल यही आएगा कि यहाँ से जो प्रत्याशी है वो कौन होगा। अगर प्रियंका गांधी प्रत्याशी होती है तो उन्होंने इस दौरान चुनाव क्यों नहीं लड़ा अमेठी या रायबरेली सीट से, जहां इतनी अटकलें थी कि प्रियंका रायबरेली या अमेठी में से एक सीट पे लड़ेंगी। बहरहाल ये तो बात की बात है, फिलहाल जो अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी है उनकी वो लगातार सक्रिय है और उनकी अब मांग पूरे उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पे जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के वो कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात करें तो वो भी अखिलेश यादव के साथ इस बात का बहुत आकलन करना शायद बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर अभी मजबूत स्थिति में ज्यादा कौन नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मजबूत स्थिति में तो रायबरेली में तो कह सकते हैं एक तरफा जो कांग्रेस है वो बहुत मजबूत स्थिति में है और भाजपा अब तक वहां पे कुछ खास कर भी नहीं रही है। सबसे पहले भाजपा जो है वो अटकले थी कि कोई बहुत बड़ा प्रत्याशी लाएंगी, जैसे स्मृति ईरानी है, उन्होंने 2014 में भी चुनाव लड़ा राहुल गांधी के खिलाफ, फिर 19 में दोबारा से भाजपा ने उनको लड़ाया, पूरी ताकत के साथ लड़ाया। वो ताकत अब तक रायबरेली में भाजपा दिखा नहीं पा रही है और कोई बड़ा नेता भी लाई नहीं। वो स्थानीय नेता दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया, ये सोनिया गांधी के सामने 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हार गए थे 2019 के चुनाव में। तो इस बार तो देखिए प्रियंका गांधी ने डेरा डाल दिया है रायबरेली में। रात में वो मोबाइल के फ्लैश लाइट में वो जनसभाएं रोड शो कर रही हैं, सुबह उठ जाती हैं, लोगों के बीच जाके प्रचार कर रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, नुक्कड़ सभा कर रही हैं। तो रायबरेली सीट पे तो देखिए एक तरफा पिछड़ती दिखाई दे रही है अभी। लेकिन अमेठी की बात करें, वहां पे जो है वो कांटे की लड़ाई होगी और केएल शर्मा चूंकि ब्राह्मण प्रत्याशी है और वहाँ ब्राह्मण वोट भी काफी निर्णायक होगा। जिधर ब्राह्मण मुंह कर सक जाएगा उधर उस पार्टी का वहाँ पड़ना भारी हो सकता है, इसलिए वहाँ भी अभी स्थिति एकदम साफ नहीं। ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि स्मृति ईरानी वहाँ चुनाव जरूर जीत ही लेंगी। इस बार स्मृति ईरानी की भी जो साख है वो दांव पे है। अमेठी सीट पे भी बहुत बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार मंडरा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।